वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज तो बाजारों को ऑयल शॉक हो गया है जिसे हम कहते हैं, और क्रूड जो है अपने हिस्टोरिक वन डे रैली उसने आज दिखाई है। 25% का जंप इन अ सिंगल डे। अगर हम एक महीने की बात करें तो 73% राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। ब्रेंट की अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर एक हफ्ते का देखें तो 52% राइज, एंड इन वन डे इट्स जस्ट वन डे, फ्यू आवर्स, अभी भी पूरा दिन खत्म नहीं हुआ है, इट्स अप नेarly 23% नाउ। और उसका एक इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड ओवर इक्विटी मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। और अगर आप एशियाई बाजारों की बात करें तो निकाय 60% नीचे रहा। कॉस्पी में भी करीबन 7% का ड्रॉप देखने को मिला। वहां तो लोअर सर्किट भी लग गया था। ताइवान वाज डाउन 5.5%। ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स वाज डाउन नियरली 4%। हैंगसेंग स्लिप्ड 2.5-3%। तो यहाँ पे एक बिकवाली का मोड़ है। और अगर हम अपने बाजारों की बात करें तो निफ्टी भी अपने 11 महीने के न्यूनतम स्तरों के आसपास कामकाज करते हुए आज खुलते ही 700 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली थी, और 2300 पॉइंट नीचे सेंसेक्स था। बैंक निफ्टी भी वही हाल है, अभी भी करीबन 3.5% नीचे। बैंक निफ्टी 55,736 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है, और निफ्टी 23,850 के लेवल के ऊपर इस समय कामकाज करते हुए। लेकिन इट्स अ ब्लड बाथ। आप कोई भी स्टॉक उठा के देखिए, कोई भी आप सेक्टर उठा के देखिए, वहां लाल निशानी देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आज 19% का उछाल एक बार फिर देखने को मिल रहा है। 23.65 के आसपास इंडिया विक्स कामकाज करते हुए। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 3% नीचे। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो चौतरफा बिकवाली इस समय बाजार में है। तो मार्केट्स आर नाउ इन अ करेक्टिव जोन। और ये करेक्शन कब तक चलेगी, इस बाजार में आपको क्या करना चाहिए, इस पे हम आज बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर रोहित श्रीवास्तव, इज फाउंडर स्ट्राइक मनी एनालिटिक्स एंड इंडिया चार्ट्स, एंड मिस्टर वरांग शाह, इज हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एट जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आई स्टार्ट विद रोहित सर। रोहित सर, I've been following you on your Twitter handle, और मैं आपको बहुत रेगुलरली फॉलो करती हूँ, and it has been more than a month that you have been saying that markets are due for correction. और तो आपने ये भी कहा कि हो सकता है कि निफ्टी 19,000 के पास भी चला जाए। व्हाट आर द रीजंस? आप के बेसिस क्या रहा है, और जो मार्केट में हमको तेज गिरावट देखने को मिल रही है, इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो कई चीजें एक के बाद एक आपकी नजर में आती हैं। हम्म, सबसे पहली बात जो है, हम लोग का जो मॉडलिंग है, फोरकास्टिंग मॉडल, हम्म, विच इज मोर वेव एनालिसिस, उसके बेसिस पे जब निफ्टी ने एक एंडिंग पैटर्न को तोड़ा जनवरी के महीने में, आई हम्म, थिंक 9th या 10th ऑफ द मंथ, जब वो लेवल टूट गया, तो इट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन कि शायद कुछ ट्रेंड रिवर्सल आया है। तो जब इस तरह की बात होती है तो आई ट्राई टू असेस कि ये सिर्फ एक डोमेस्टिक शॉर्ट टर्म करेक्शन है कि हम्म, ग्लोबली कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। एंड फॉर दैट बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स हम लोग फॉलो करते हैं, हम्म, फ्रॉम द डॉलर टू बॉन्ड यील्ड्स, यूएस में क्या हो रहे हैं, क्या ये ट्रेंड्स बदल सकते हैं। क्योंकि 2025 का जो नैरेटिव था वो था हम्म, कि डॉलर का रेट घट रहा था, और कहने की बात यह थी कि यूएस के बाजार को छोड़िए, आप दूसरे फॉरेन मार्केट्स में निवेश करिए। और करेक्ट। आपने काफी इमर्जिंग मार्केट्स में या एशियन मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस भी देखा, और सोने हम्म, चांदी में भी बहुत सारी तेजी देखी, विच वॉज प्योरली बेस्ड ऑन वन आइडिया कि डॉलर का रेट घट रहा है और शायद हम्म, घटता ही जाएगा। बट जी, एज मार्केट्स आर, कोई भी चीज वन साइडेड चलती नहीं है। डॉलर का रेट एक साल अगर गिरा है तो अगले साल बढ़ भी सकता है, और इसके हम्म, इंडिकेशंस अर्ली जनवरी में दिखने लिखे थे। क्योंकि यूएस का जो सीएफटीसी डेटा है, हम्म, जो कमर्शियल लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन है, उसमें बहुत बड़ा शॉर्ट पोजीशन हो गया, और लोग बातें करने लग गए डी डॉलराइजेशन के बारे में। अब ये जी, बेसिकली इस चीज का सेंट्रल पॉइंट क्या है कि आप कह रहे हो कि दुनिया में कोई डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेगा। हम्म, आप थोड़ा इसके बारे में सोच विचार करिए। अमेरिका देश है, उसके उसका सबसे बड़ा हथियार है डॉलर। वो जी, डॉलर और ट्रेड लेके ही सबको मार रहा है और कह रहा है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। अब हम्म, आपने अगर सौदा बाजार में उसके अगेंस्ट पोजीशन बनाया है, डॉलर को बेच के और सोना चांदी को खरीद के, तो वो हम्म, सौदे को सच होने नहीं देगा। वो ये सिर्फ एक सोचने की बात है। बट हम्म, पोजिशनिंग टेल्स अस, एंड द ट्रेड सेटअप भी है कि एक साल का जो बॉटम एंड ऑफ द रेंज था डॉलर इंडेक्स हम्म, का, वहां तक भी हम लोग पहुंच गए थे, और जी, पोजिशनिंग भी शॉर्ट हो गई थी। तो मैंने माना कि कहीं ना कहीं अगर डॉलर बढ़ने लगेगा हम्म, तो ये सब मार्केट्स जो एक साथ चल रहे हैं, कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर लेके और इमर्जिंग मार्केट्स, दिस कैन रिवर्स। तो ये फर्स्ट थॉट पॉइंट होता है। हम्म, इसकी कंफर्मेशन ऑफ कोर्स आगे जाके बाद में ही आते हैं।
द सेकेंड वन इज बॉन्ड यील्ड्स। बॉन्ड यील्ड्स जो कि बढ़े रहे थे इन नवंबर एंड दिसंबर, बॉन्ड यील्ड्स वर गोइंग अप। ये बॉन्ड यील्ड्स जनवरी में घटने लगे, ओके, ऑल ऑफ अ सडन। तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग आउट दे टर्न्ड डाउन, एक ब्रेकआउट फेल हो गया उसमें। तो बॉन्ड यील्ड्स जब घटने लगे तो इसमें एक दूसरा सिनेरियो आता है कि अगर डॉलर का रेट बढ़ता है और बॉन्ड यील्ड्स भी साथ में घटते हैं, मतलब बॉन्ड और डॉलर दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, तो इट इज यूजुअली अ साइन कि स्मार्ट मनी जो है वो एक रिस्क एवर्जन स्टेज में जा रहा है कुछ समय के लिए। उसका कारण हमें सामने समझ में नहीं आता, तो मैंने तब सोचा शायद कारण हो सकता है कुछ इकोनॉमिक स्लो डाउन या फिर एक सीजनल करेक्शन, जो कि जैन फेब मार्च में हम लोग हर साल देखते ही हैं, पिछले साल भी हुआ था। तो या तो सीजनल करेक्शन होगा या फिर कुछ और बात है जो इकोनॉमिक रिलेटेड हो सकती है। डेफिनेटली वॉर का सिनेरियो मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा था, ये तो मैं मान सकता हूँ। ये तो अनफॉर्चुनेटली हो गया है कि अलग कारण से ये बाजार में गिरावट हो रही है। जो कारण सोचे थे वो अभी भी सामने पूरी तरह आए नहीं है। बट इफ दिस वॉर प्रोलॉन्ग्स तो वो कारण इंस्टिगेट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने इसको प्रोलॉन्ग 4 वीक्स 5 वीक्स या 4 मंथ्स भी कर दिया तो यू विल ऑटोमेटिकली कॉज एन इकोनॉमिक स्लो डाउन, यू विल कॉज द डॉलर टू गो अप, जो कि अभी होने लगा है। तो दीज आर द अनएक्सपेक्टेड इम्प्लीकेशंस जो कि इनडायरेक्टली अब मार्केट में आ रहे हैं। एंड बट दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द थॉट प्रोसेस कि ऐसा है तो एक बार थोड़ा आप रिस्क कम कर लो, थोड़ा कैश क्रिएट कर लो और कुछ हेजेस बना लो। दैट इज द बेसिस ऑफ द स्ट्रेटेजी। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की करेक्शन को देख के आप क्या कहेंगे? आई मीन हम ये मान रहे थे कि एवरी करेक्शन इज अ अपॉर्चुनिटी टू बाय, पर आज का जो झटका है इसमें तो ये लगता है कि हमको थोड़ा बहुत साइडलाइंस पे रह जाना चाहिए, क्योंकि अब निफ्टी इज डाउन नियरली 10% फ्रॉम इट्स पीक, सेंसेक्स इज डाउन नियरली 11% फ्रॉम इट्स पीक। क्या करेंगे? धन्यवाद गीतू जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपके चैनल के सभी दर्शकों को और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश। तो आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, और शायद ये आपका प्रश्न का उत्तर भी हो सकता है। हमने हमारी जो एसआईपी है, यानी कि मैं इंडिविजुअली मेरी खुद की बात कर रहा हूं, महीने में कुछ 4 या 5 एसआईपी मेरे बचत खाते में से डेबिट होती है। और ये मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि महीने की शुरुआत हुई, मेरी तनख्वाह मेरे बचत खाते में आई और बाजार गिरा। मेरी एसआईपी मैंने बंद नहीं की है, ना ही कोविड के टाइम पे मैंने बंद की थी, ना ही रशिया यूक्रेन के टाइम पे बंद की, ना ही इजराइल और हमास के बीच में जो हुआ और हो रहा है, और ना ही अभी, और ना ही भविष्य में मैं बंद करूंगा। पहली बात। दूसरी बात, कुछ पैसे थे खाते में, बचत खाते में, तो मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया है। ये भी एक डिस्क्लोजर है मेरी तरफ से। तो मेरे ख्याल से आपका प्रश्न का उत्तर शायद आपको मिल गया होगा कि आप अपना निवेश लंबी अवधि के लिए अगर आपकी विचारधारा है तो बंद मत कीजिए। हाँ, अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो जो मात्रा में आप पहले निवेश करते थे वो मात्रा आप कम कर दीजिए, यानी मे बी रिड्यूस योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट फॉर द लव ऑफ गॉड प्लीज डू नॉट स्टॉप योर इन्वेस्टमेंट्स, वेदर इट इज एसआईपी, वेदर इट इज डायरेक्ट, इफ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क एपेटाइट। ये तुझे मैं इसलिए कह रहा हूं, ये परिस्थिति थोड़ी बहुत अलग है जो हमने पहले दिखी थी। और वो अलग किस प्रकार से? वो 20% का जो आवागमन होता है समुद्री मार्ग से, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिसका नाम है, वो बहुत मुख्य मार्ग है। और पता नहीं है अमेरिका या इजराइल ने आक्रमण किया है, लेकिन तेहरान या ईरान में जो सुविधाएं हैं तेल की, वो कल ज्वाला भड़क रही थी वहां पर, और जलता हुआ तेल तेहरान के सड़कों पर आ गया था, वगैरह वगैरह, तबाही का माहौल है। हो सकता है आने वाले दिनों में जिस प्रकार से स्टेयर डाउन की परिस्थिति है, या एग्रेशन आगे बढ़ाने की, या फिर आक्रमण जो हुआ है उसको आगे अलग लेवल पे लेके जाने की बात है, आने वाले दिनों में संभव है कि यहाँ वहां से जो खबर आती है वो और शायद नकारात्मक हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये भी अंत होगा। कब होगा, किस प्रकार से होगा, किस परिस्थिति में होगा, ये किसी को भी नहीं मालूम, और ना ही कोई आंकलन लगा सकता है। लेकिन ऐसे ही बाजार होते हैं जो लंबी अवधि के लिए आपको मौका देते हैं निवेश करने के लिए।
और जी आपने कहा कि मे बी दिस वॉर प्रोलॉन्ग्स, अगर ये प्रोलॉन्ग होती है तो दिक्कतें तो बढ़ेंगी, एंड यू राइटली सेड कि रिसेशन ही आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो वेयर यू सी द रुपी यू नो फॉलिंग टू, आई मीन आज तो हम रिकॉर्ड लो पे है, 92 के लेवल को भी हम पार कर चुके हैं, 92 20 30 के आसपास भी चले गए थे हम आज। तो रुपी अगर और वीक होता है तो व्हाट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट यू सी on the equity markets going from here? Rohit sir, can you hear me? Yeah. Okay. So, see, currency बाजार इनफैक्ट काफी समय से पूरे साल ही वीक रहा है जी। इट इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट इफेक्ट्स कि हमारे जो पूरे ट्रेड है वो फाइनेंस्ड ही फॉरेन पैसे से हुआ है. We have to accept that we have a current account deficit which has come down from 4% to 1%, which is great over last 2 decades. But at the same time current account deficit तो deficit ही है, और ये चीज मैनेज होती है मेरे पोर्टफोलियो FDI और दूसरे फ्लोज से, जहां पे ये फ्लोज थोड़े बहुत अटक जाते हैं जबकि ग्लोबल सिनेरियो टाइट है, तो करेंसी पे एक प्रेशर बना ही रहेगा. ये प्रेशर तो नहीं हटेगा. 5 o'clock इस चीज को बाजार कब एक्सेप्ट करती है या कब उसको इम्पोर्टेंस देती है, ये कई बार ऐसे होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर रुपया का भाव घटेगा तो इन्फ्लेशन का दर बढ़ेगा और फिर दैट विल हैव एन इनडायरेक्ट इफेक्ट. और डायरेक्ट इफेक्ट ये है कि अगर रुपये का भाव घट रहा है तो शायद फॉरेन पैसा भारत बाजार में ना आए. बट रुपये का भाव जो है वो करीब 10 साल से घट रहा है और उससे फॉरेन पैसा तभी भी नहीं आ रहा था, अभी भी नहीं आ रहा है, तो कारण भी कुछ और हैं, तो उस चीज से तो नहीं रिलेट कर सकते. तो एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग जिस तरह पहले का एक करेंसी और इक्विटी का एक रिलेशनशिप था वो कहीं ना कहीं टूट भी चुका है. इट्स नॉट ऑलवेज कि बाजार गिर रहा है और करेंसी साथ में गिर रहा है, कभी कभी ऐसा भी हो कि बाजार भी बढ़ रहा है और करेंसी भी गिर रही है. तो इसका जब रिलेशनशिप टूट चुका है तो सिर्फ करेंसी के बेसिस पे कुछ फोरकास्ट करना शायद सही नहीं होगा. और द ओनली थिंग विच द गवर्नमेंट डज इज कि वो इंटरवीन करके ये इंश्योर करता है कि करेंसी में जो वॉलेटिलिटी है या गिरावट का जो दर है, स्पीड है, उसको वो स्लो कर दे ताकि इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन जो उसके हैं वो कम रहे, एंड दैट इज व्हाट दे हैव डन. तो आई डोंट सी राइट नाउ बहुत बड़ा, एज लॉन्ग एज हम लोग इंटरवीन कर रहे हैं या ये हो रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, अनलेस कि फॉरेन आउटफ्लोज जो हैं जो अभी तक डेली हम लोग देखते हैं 2000-3000 करोड़ जो कि मैनेज हो रहा है, अगर वो ही डबल ट्रिपल हो जाता है कंसिस्टेंटली तो फिर एक अलग लेवल की प्रॉब्लम होगी, बिकॉज दैट विल देन हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर रिजर्व्स. तो वो अगर प्रॉब्लम हुई तो हम लोग करेंसी के बारे में ज्यादा चिंतित होंगे. आई थिंक एट द करंट लेवल वी आर स्टिल नॉट वरीड अबाउट द करेंसी. और इसका ये मतलब नहीं है कि घटेगा नहीं, इसका सिर्फ मतलब है कि फ्रॉम अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं. वरांग सर, आज PSU बैंक में एक बार फिर बिकवाली देखने को मिल रही है. अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो वहां पे भी PSU बैंक को काफी दिक्कत हुई थी, और आज भी अब सुबह देखे तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स जो है वो PSU बैंक इंडेक्स ही है. तो ये इस गिरावट में खरीदना है या फिर सतर्क रहना है? आप म्यूट पे हैं सर. क्षमा चाहता हूँ. नहीं. तो देखिए, पहले तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो थोड़े बहुत मैं सुरक्षित तो नहीं कहूंगा, लेकिन असर बढ़ते हुए कच्चे तेल के दाम के कम होता है. उदाहरण के तौर पर वित्तीय क्षेत्र हो गया, IT क्षेत्र हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, ऊर्जा उत्पादन सेक्टर में बात कर रहा हूँ, पावर प्रोड्यूसिंग, उदाहरण तौर के NTPC, टाटा पावर वगैरह, पावर ट्रांसमिशन कंपनीज, पावर ग्रिड वगैरह, कुछ हद तक इनको असर. और जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उड़ान क्षेत्र की कंपनियां, टायर वगैरह वगैरह. तो हमें तो पहले तो लग रहा है कि जो भी, मैं अगर बुनियादी तर्क के आधार पर बात करूं, क्योंकि जो कि मैं विश्लेषक की बुनियादी तर्क के आधार पर देखता हूं, आकलन करता हूं, तीसरी तिमाही के नतीजे, दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत बेहतर आए थे. आने वाले भविष्य में ऋण की मांग बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी. परिस्थिति जो हो रही है उसके कारण अगर कुछ फाइनेंसेस ऐसी कंपनियों को किया होगा जिनको सीधा सीधा असर पड़ता है, तो हो सकता है वो जो ऋण दिया है उसको वापस आने में समय लगे. 1 तिमाही में या 2 तिमाही में शायद NPAs के
नेट एनपीएस की परिस्थिति ऊपर जा सकती है, प्रोविजनिंग करना पड़ता है। ये एक आकलन या एक तर्क मैं बता रहा हूं, उसका असर वित्तीय क्षेत्र को पड़ सकता है, कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर लंबी अवधि की विचारधारा है, हो सकता है ब्याज दरों में कटौती की भी, अब बात कर रहे थे कि आने वाले क्रेडिट पॉलिसी में या फिर अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष में ब्याज दरें कटेगी, महंगाई दर बढ़ेगी, कच्चा तेल उबल रहा है वगैरह वगैरह, तो शायद नहीं होगी। तो छोटी मध्यम अवधि में शायद असर पड़ सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए सरकारी बैंक, चुनिंदा निजी क्षेत्र की बैंक और कुछ मजबूत एनबीएफसी, ये एक। और मैं यहां तक कहूंगा, जो मैंने शायद पहले कहा है कि तुझे आपके प्रोग्राम में, कि अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो है, तो उसका एक महत्वपूर्ण अंग जो है वो वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए। बैंक निफ्टी पे आपकी क्या राय है रोहित? बैंक निफ्टी हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो बैंक निफ्टी में हालांकि रिसेंट टाइम 2 हफ्ते पहले तक तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही थी, लेकिन अचानक ये अंडर परफॉर्म